एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? तो अब देखो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूल ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब अल्फा और बीटा, या उसका मान निकाल दो। बात समझ आया? तो आज हम देखो मान दो तरीका से मूल निकाल सकते हो, जैसे मन करे उस तरीका से। एक तो मूल ऐसे सीधा सीधा द्विघात समीकरण को हल कर दो, वही मूल कहलाता है। बात समझ आया? यानी कि क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि 6 आ जाए। बोलो। तो इसका मतलब यहाँ से तो सीधा सीधा श्रीधराचार्य ही नियम लगाना पड़ेगा। बोलो। तो श्रीधराचार्य नियम लगाओगे तो तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। बोलो होगा? तो a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। तो क्या होता है, x का वैल्यू निकालना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है। तो माइनस b का मान कितना है, माइनस का 6, और प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान कितना, माइनस का 6 का वर्ग माइनस का 4, a का मान 3 और c का मतलब 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, a का मतलब 3। नीचे दिखाई दे रहा है? तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस अंडर रूट में 36 और 4 3 12 दूना 24 और बट्टे 6। ठीक है, आगे यहाँ से देख लो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 निकाल दो 12, और ये कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 3 12, तो 4 का वर्ग में 2√3, तो 2 कामन ले लो तो 3 प्लस माइनस रूट का कितना 3/6, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3/3 यानी x का वैल्यू। तो यही क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। देखो 2 को मूल होगा, द्विघात समीकरण एक बार हो जाएगा 3, यानी x का मान 2 आएगा, 3 प्लस का √3/3 और एक आएगा 3 माइनस √3/3। यही क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो। बात समझ आए? दूसरा विधि कैसे निकाल सकते हो, ये तो फर्स्ट विधि होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। इसका थोड़ा सा सेकेंड विधि समझते हैं कि कैसे निकालोगे। हम मान लेते हैं मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल कितना है, अल्फा तथा बीटा है। मतलब मान लेंगे, माना मूल अल्फा तथा बीटा है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो माइनस का b, तो माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/3 है ना, ये का मान कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2, इक्वेशन नंबर 1। तथा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c कितना है 2 और a कितना है 3, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन नंबर 2। अब तुम आसानी से हल कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा अल्फा माइनस बीटा अगर निकालोगे तो अंडर रूट में क्या होता है, कोई बताएगा? अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। बहुत सही, ये फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 का वर्ग माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान 2/3। नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8/3। तो ये जाएगा 3 चौको 12 में से 8 निकलेगा कितना 4/3। ये रूट में होगा ना, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का मान। नीचे दिखाई दे रहा है जी, अल्फा माइनस बीटा 4 का वर्गमूल 2 और बट्टा क्या हो जाएगा √3। तो ऊपर नीचे √3 से परमीकरण कर दो तो कितना आएगा 2√3/3 होगा ना। इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, तो बोल काहे नहीं रहे हो बस। इधर देखो अल्फा माइन दिखाइए नहीं दे रहा है, तो इधर आ जाओ, वहां से इधर आ जाओ। ये तो फर्स्ट विधि है, सेकेंड विधि का पार्ट। अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, वहां से 2√3 और √3 का क्या कर लो, परमीकरण कर लो।
तो हो जाएगा 2√3/3 होगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसे अल्फा माइनस बीटा। इक्वेशन 1 और 2 3 को जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से तो जोड़ोगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कितना 2 अल्फा बराबर कितना 2/√3/3 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। 3 दूना 6 या 2 कामने ले लो, 4 रहने तो 6 कर लो, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 6 बट्टा कितना 3। अब यहाँ से ऊपर से 2 कामन कर लो तो √3 प्लस का 3 बटे 3 2 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, हाँ √3 प्लस 3/3। ये देखो ये मूल्य निकल गया अल्फा, तो अल्फा का मान कितने समीकरण 1 में 2 में या 3 में किसी में भी रख दो बीटा निकल जाएगा। तो बीटा देखो अल्फा का मतलब यही वाला, ये वाला मान आया है कि नहीं आया है, उसी तरह बीटा माइनस वाला आ जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों विधि है, ठीक है। दोनों में कोई भी विधि लगाओगे उसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा और दोनों सत्य है, ठीक है। तो ये मूल निकालने वाला है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो व्यंजक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लो, दिया क्या है ax² प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0 का मूल दिया है अल्फा और बीटा। तो हम सीधा सीधा मूलों का योग, हमको पूछा सवाल में क्या है, पहले तो मूलों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट, क्योंकि ये दिया है, किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, वही दिया है, मानक समीकरण ही दिया है। तो अल्फा प्लस हाँ bx है बस, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b/a, यही होगा ना इक्वेशन नंबर 1। अल्फा इंटू बीटा तथा कर अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल c/a, c का मतलब कितना ये और a का मतलब ये, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ समझो कि ज्ञात क्या करना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि तो एक अल्फा का मान निकालो फिर बीटा का मान और दोनों को उठा कर क्या रख दो, इसमें ज्ञात हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ निकालोगे फिर उतना लंबा जाएगा, फिर रखोगे फिर कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। उससे अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ तो अल्फा प्लस बीटा का क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, आइए क्वेश्चन में अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। लेकिन और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, आज तक तो फार्मूला तुम लोग यही जानते हो, यही जानते हो ना, तो नया फार्मूला एक आज जान जाओ। नया फार्मूला देखो कहीं से होता नहीं है, बनता है यहीं से, देखो ध्यान से देखो। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि इसमें 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दे और 2 अल्फा इंटू बीटा घटा दे, बोलो कोई फर्क पड़ेगा, ये कट जाएगा। लेकिन देखो ये वाला और ये वाला एक साथ ले लेंगे, बात समझ आया, यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा और -2 अल्फा इंटू माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा, होगा कि नहीं होगा। तो हाई क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा, ये बन गया। और ये यहाँ क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, समझ आया। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, समझ आया कि नहीं आया। तो सीधा सीधा इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का ही क्या करेंगे यूज करेंगे। यानी क्या हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, जहाँ तुमको दिखे वहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा, ये खुद फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया ही है -b/a, समझ आया। अल्फा प्लस बीटा का मान यही है, यहाँ भी है, तो -b/a का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -3 अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, समझ आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का b/a और ये स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा b² a² और माइनस का 3c/a, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना।
तो अब यहाँ से कि तो गुणा करा दो या कॉमन ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुणा अगर कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्यू बटे ए क्यू, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 3bc बटे ए स्क्वायर। तो इसे सीधा लिखोगे तो 3bc बटे ए स्क्वायर माइनस का बी क्यू बटे ए क्यू, ये हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा ये वाला, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट सवाल दिया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ से कि विकर्ण दिया है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना है, 30 मीटर अधिक है। क्या है, आयताकार खेत है, तो थोड़ा सा पहले ये बना लो आयत टाइप का। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी, ये क्या है, आयताकार है। ठीक है, इस तरह का हो गया। अब ये जो बी डी है ये विकर्ण है, तो विकर्ण से कितना मीटर छोटी भुजा अधिक है, विकर्ण अधिक है छोटी भुजा से। छोटी भुजा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, हाँ बीसी या चाहे एडी को, यानी एक्स क्या है, सेमी में है, सब मीटर में है, तो एक्स मीटर है। बात समझ आया। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बीडी को लो, चाहे कोई भी कर लो, बीडी कर लो, मान लो बीडी कितना हो जाएगा, उससे कितना मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, विकर्ण। तो इसका मतलब कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक विकर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा इतना, बोलो होगा। तथा बड़ी भुजा से बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, डीसी को चाहे एबी को, बात वही है ना। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा कितना, एक्स, तो एक्स प्लस कितना 15 मीटर। बात समझ आया। तो पूछा है कि बताओ खेत का वो लंबाई चौड़ाई मतलब क्या है, भुजाएं क्या है। तो अब यहाँ से खूब ध्यान से देखोगे तो ये त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस पर में मतलब विकर्ण का वर्ग, यही ना, यानी क्या हो जाएगा, विकर्ण के मतलब क्या, बीडी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग। तो बीडी का मान कितना, एक्स प्लस 30 का वर्ग, और बीसी का मान कितना, बीसी का मान एक्स ही है ना, एक्स का वर्ग, और डीसी का मान कितना, एक्स प्लस 15 का वर्ग। अब ये तोड़ लो। ठीक है, अगर खूब अच्छा से ठीक ठाक दिमाग लगाओगे तो इसको इधर लाओ। स्मार्टे वर्क करना है तो क्या जरूरी है, ज़्यादा मेहनत करने की। बात समझ आया। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसका मतलब कि एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 15 होगा, एक्स प्लस 30 माइनस एक्स माइनस 15, बोलो एक्स स्क्वायर, नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखो एक्स और एक्स मिलकर कितना ना 2x, और 30 और 15 45, और ये देखो एक्स से एक्स तो बिना खदी बदी का कट गया, और 30 में से 15 घटेगा कितना, 15 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, गुणा कर लो ना, 15 दूना 30x प्लस 15 पचे 75 और 15 चौको 60 और 7 67, अब बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। सबको भेज दो एक तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का माइनस का 675 बराबर 0। अब 675 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, 30। अभी देखो 675 आया कहाँ से है, 15 गुणे 30, 15 गुणे कह रहे हैं, ये 15 गुणे 45, या 15 में से 45 में से 15 घटा दो 30 आ जाएगा। तो सीधा सीधा वही तो है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 45x प्लस का 15x माइनस का 675 बराबर 0। समझ आया। यानी 15 गुणे 45 करोगे तो कितना आ जाएगा, 675। अब इन दोनों में कॉमन कितना है,
एक्स, तो एक्स माइनस कितना 45। अब यहाँ से कॉमन हम बताए ना सोचने समझने के भाई एक्स चाहिए, यहाँ एक्स चाहिए, बाकी सब हटाओ उसको, 15 है तो 15 को हटाओ तो बचेगा एक्स माइनस 45। क्या बचेगा नहीं, पहला कोष्टक बना बस दूसरा कोष्टक वही आना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 45, तो ये निकल गया ये निकल गया, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस का 15 बराबर क्या क्या 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 45 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना 45, और यहाँ से x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 15। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आया, भुजा कभी माइनस में होता नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब 45 ही लेंगे। अतः क्या पूछा, आयताकार दिखाई दे रहा है, खेत की छोटी भुजा 45 मीटर, ठीक है, तथा बड़ी भुजा कितना, बड़ी भुजा कितना है ये है ना एक्स प्लस 45, तो एक्स का मान 15, तो 45 और 15 कितना 60 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, ये जानते हो क्यों हम 0 के बराबर रखते हैं, ये जानते हो 0 के बराबर क्यों रहता है, कारण क्यों है कि 0 के बराबर रखते हैं, कोई भी होता है इसका कारण देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, ये देख रहे हो ना 0 आएगा, तो दो संख्या का मान तभी 0 होगा जब कोई एक उसमें से 0 के बराबर हो, तभी होगा। तो हमने मान लिया कि तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा पूरा प्रोडक्ट, और नहीं तो ये 0 के बराबर होगा तो पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो ये एकदम 100% श्योर है कि उनमें से कोई ना कोई एक संख्या किसके बराबर है 0 के बराबर है, इसलिए रख कर चेक करते हैं 0 के बराबर, ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है, यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो तो अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8 संख्याओं का क्या दिया है समांतर माध्य कितना 12, ठीक है, दिया कितना है 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12, तो 9वीं संख्या पूछा, तो मान लेंगे माना 9वीं संख्या x है, कितना है x के बराबर है, ठीक है, 9वीं संख्या बराबर x, ठीक। तो अब आगे देखो हमको क्या निकालना, जो दिया क्या 8 संख्याओं का समांतर माध्य, तो यहाँ से लिखेंगे 8 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 8 संख्याओं के पदों का क्या योग, यानी कि 8 संख्याओं का योगफल बटे 8, ये होता है ना। और ये 8 समांतर माध्य किसके बराबर 12 के, बात समझ आया, तो 12, तो 8 संख्याओं के योगफल को चाहे वही लिख लो चाहे शार्ट काट में कुछ दर्शा भी सकते थे, संख्याओं का योगफल, ये देखो बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 12 बटे 96, यानी 8 संख्याओं का योगफल, 8 संख्याओं का योगफल कितना आ गया 96, ठीक है। तो पूछा क्या है सवाल में, अगर 9 संख्या एगो संख्या और बढ़ा दो तो 9 गो संख्या हो जाएगा ना, तो 9 संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि 9 संख्याओं का समांतर दिखाई दे रहा है ना, माध्य कितना दिया है 13, और 9 संख्या का समांतर माध्य मतलब 8 संख्या का योग प्लस 9वीं संख्या क्या मान है x, अब बट्टे पदों का संख्या, पदों का संख्या कितना 9, अब बट्टे 13, तो 8 संख्याओं का योग किसके बराबर है 96 के बराबर, तो यहाँ रख दो कितना 96, तो 96 प्लस कितना हो जाएगा x अब बट्टे 9 बराबर कितना 13, तो 13 9 117, तो x बराबर 117 माइनस 96, तो x बराबर 4 और 21, यानी 9वीं संख्या कितना 21, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ से अगर सवाल में ये 2-3 नंबर में पूछे तब 4 नंबर में तब इतना करेंगे, अगर 1 नंबर में पूछे थे तो इतना लगाएंगे, इतना 1 नंबर के लिए मेहनत करेंगे,
कुछ नहीं। कितना दिया है? 8 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है ना, तो 8 संख्या माध्य कितना, बस गुणा करो सीधा सीधा ऐसे लगाएंगे। कितना? 8 गुणे 12, 12 × 96, ठीक है, और 9 गुणे 13, 13 9 117, और दोनों का अंतर ले लो 21, वही ये संख्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है कि ये चित्र दिया है और इस चित्र में आरटीएस बताना है कि आरटीएस कितना होगा। मतलब देखो आरटीएस यानी कौन सा कोण, इधर देखो ध्यान से, ये वाला कोण बताना है, इसका मान कितना होगा। तो अगर हम खूब ध्यान से देखो, ये वाला आर एस पी क्यू या पी क्यू आर एस, ठीक है, यानी कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योगफल कितना है? 180। तो आर एस आर क्यू या क्यू क्यू आर एस यानी क्यू आर एस प्लस क्यू पी एस बराबर कितना? 180। इसका मान कितना दिया है? 130। तो ये जाएगा क्यू पी एस बराबर कितना? 180। उसको इधर लेकर जाओ तो क्यू पी एस बराबर कितना? 180 माइनस 130, घटाओगे कितना आएगा? 50 अंश, यानी कि क्यू पी एस यानी ये वाला कितना आ गया? 50 अंश। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या कर सकते हैं। अब ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू टी से, त्रिभुज पी क्यू टी। ये देखो ये पूरा वाला क्या है? एक त्रिभुज है, तीनों भुजाएं हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है? 180। तो इसका मतलब कि कोण आर टी एस प्लस कोण क्या हो जाएगा? क्यू पी एस प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण क्यू पी एस हो जाएगा। और कोण क्या दिया है? ये क्यू आर एस, क्यू आर एस। अच्छा ये नहीं ना, ये वाला पूरा त्रिभुज से लेना है ना, तो पी क्यू आर बराबर कितना? 180। आर टी एस तो निकालना ही है। हाँ पी क्यू टी, ठीक तो है। देखो पी क्यू टी ये, और फिर वहाँ से क्या है? क्यू पी एस, क्यू पी एस नहीं लेकर टी लेंगे क्योंकि त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो टी आई आर टी एस। तो इसका मान निकाले हैं कितना? क्यू पी टी का, देखो क्यू पी टी कितना है? 50 अंश, और ये कितना है? 70 अंश दिया ही है, 180। तो ये हो जाएगा आर टी एस बराबर, चाहे जोड़ दो 70 और ये 7 5 12, 120 अंश बराबर 180 अंश, घटा दो उधर से। तो आर टी एस बराबर कितना? 180 माइनस 120, 60 अंश। और पूछा क्या था? आर टी एस ही पूछा था, और इसका मान कितना? 60 अंश। नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो अब देख लो समीकरण दिया क्या है, यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है ना जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 यही दिया है ना। अब इसकी तुलना करा लो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 1, कुछ नहीं तो 1। बी बराबर क्या आ जाएगा? -1, और सी बराबर क्या आ जाएगा? -2। चूंकि दिया है इसका मूल, इस समीकरण का मूल दिया है कितना? अल्फा और बीटा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बाई ए, और माइनस का बी का मान है -1 और ए का मान है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? 1। इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना। अब इसके आगे अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल सी बाई ए, और सी कितना? -2 और 1। बोलो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया? -2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ से आगे भी हल कर सकते हो या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा ना कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका मूल कितना हो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका मूल कितना हो? 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ये मान लो कि ये अल्फा है और ये पूरा एगो बीटा के बराबर है, तो क्या होगा? तो तुम जानते हो कि द्विघात समीकरण जब भी बनाओगे, ठीक है,
यहाँ से दिया है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए द्विघात समीकरण जिसका है, बात मत करो, मूल कितना है 2 अल्फा प्लस 1 और तथा 2 बीटा प्लस 1, मतलब इतना है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा? तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का बराबर, यही होता है ना। तो अब देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा के जगह पर 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा के जगह पर 2 बीटा प्लस 1। बात समझ आया? तो 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1 और एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा माई प्लस 1 बराबर 0। बस इसी को तो हल करना है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक जगह कर लो ना, 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा एक पास कर लो, अब प्लस 1 1 मिलकर 2 एक्स, अब प्लस ये गुणा कराओ तो 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा होगा, और फिर 2 का गुणा कराओ तो 2 अल्फा, और फिर 1 का गुणा कराओ तो कितना जाएगा 2 बीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है ना? तो अब देखो इसके आगे ऊपर थोड़ा सा देख लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2 अल्फा, ये 2 अल्फा है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन कर लो 2, तो अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा होगा, और ये प्लस का तो 2 है ये है और एक्स, ठीक, और प्लस का 4 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन कर लो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0। यही है ना? दिखाई दे रहा है? अब देखो यहाँ से देख लिया ना स्मार्ट वर्क का फ़ायदा। अब ये तुम लोग अल्फा का एक निकालते फिर बीटा का फिर मान रखते तो क्या फ़ायदा? अब सीधा सीधा देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2। तो जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ वहाँ 1 रखो, जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वहाँ रखो -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 हो जाएगा, ये 2 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा कितना 2 का नम 2 और 2 4, तो माइनस का 4x, और ये प्लस माइनस का 4 दूना 8। बात समझ आ रहा है? और ये हो जाएगा प्लस का 2 का नम 2 और प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और देखो 2 1 3 में से 8 निकलेगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा? वह द्विघात समीकरण हो जाएगा जिसका मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। समझ आया? नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई सेमी स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आधार लंबवृत्तीय बेल कोई बात अब कम करो, ध्यान से देखो सवाल पर। बेलन है ना, क्या है बेलन है, तो बेलन ऐसे ही होगा। इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना 63 पाई स्क्वायर। अच्छा आधार कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना, वृत्त के आकार का। मान लेते इसकी त्रिज्या कितनी है r है, यहाँ से मान लेंगे माना लंबवृत्तीय बेलन के आधार का त्रिज्या स्मॉल r है, क्या है स्मॉल r है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना 63 पाई, यही दिया है ना, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर रूट में 63 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 9 सत्ते, तो ये 3√7, r का मान कितना 3√7, और ऊंचाई उसका दिया है, और क्या दिया है ऊंचाई h बराबर कितना 10 सेमी, यही दिया है ना। तो पूछा क्या है आयतन, यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r का मान कितना 3√7 का वर्ग, और h का मान 10, तो 22/7, और 3 3 का 9 गुणे 7 और गुणे 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 9 कितना हो जाएगा
198 और गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा 1980 सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यों होगा ना, ये क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। समझ आया, नोट कर लो।